हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस इवैल्यूएशन और बिजनेस की नेचर्स। पीछे हमने 2 सेशंस लिए हैं। हिस्ट्री जो इवैल्यूएशन था, भारत क्या था, भारत का इतिहास क्या था, व्यापार कैसे प्रारंभ हुआ, किस तरह से जो ट्रेड सेंटर्स थे वो डेवलप होने शुरू हुए, किस तरह से इंटरमीडिएटरीज जो बिचौलिए थे उनका उद्भव हुआ, और कैसे बैंकिंग सिस्टम का इवैल्यूएशन हुआ। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी। और आपके मन में बहुत सारी चीज़ें निकल करके भी आई होंगी, जैसे बैंक्स, पहला बैंक ये था तो वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। तो ट्रेडिशन अगर हम देखें कि भारत का जो इतिहास रहा है, अगर हम उसको देखें तो भारत एक बहुत प्रभावशाली उन्नत देश के रूप में या राष्ट्र के रूप में कह सकते हैं रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। समय के साथ परिवर्तन हुए, व्यापार करने का तरीका बदला, परंपराएं रहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परंपराओं में बदलाव भी आया। तो क्या क्या चीज़ें रहीं, किस प्रकार से बिजनेस को प्रॉफिट के रूप में उसको बांटा जाने लगा, किस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट किया जाने लगा, कौन कौन से और कार्य किए जाने लगे, और आज की डेट में व्यवसाय माने जो ट्रेड है और जो कॉमर्स है, ये जो इंडस्ट्री है, वो किस तरह से काम करती हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है ना। वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपकी हिस्ट्री हो गई है, और आज हम न्यू एरा की बात करेंगे कि आज की डेट में बिजनेस कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पर आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पर आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल पर लिख सकते हैं। सभी का स्वागत है, और जितने भी नए लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है। और सभी से एक निवेदन भी है कि ये जो पीपीटीज़ हैं ये मैं आपके साथ साझा केवल ऑन स्क्रीन कर सकता हूँ, है ना। मैं इसको आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं भेज सकता। ठीक है, मेरा मन ये है, और मैं ये व्यक्तिगत चाहता भी हूँ कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उनको समझें, समझ रहे हो, उनको आप समझें, और किस प्रकार से उन्हें अपने दिमाग में फिट करना है उसके लिए आप तैयार करें। खुद से नोट्स बनाएं, खुद से स्टडी करें, और थोड़ा बहुत जानें उन विषयों के बारे में। कुल मिलाकर के आपको अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को रटना नहीं है। रट के करोगे फिर चीज़ें बेकार होती चली जाएंगी। ये रटने वाली जो आदत है, पीपीटी पीडीएफ से पढ़ने वाली जो आदत है, उनको हटाइए। ये सही तरीका नहीं है पढ़ने का, है ना। सही तरीका क्या है कि आप समझें किसी चीज़ को, किसी विषय के बारे में तर्क वितर्क करें, डिबेट करें, समझें, उसके बारे में खोजें, और फिर उसको अपने जो आपकी नोटबुक है उसमें लिखें, ताकि आपको याद रहे कि हमने किस विषय पर क्या चर्चा की है, क्या हमने ढूंढा था और क्या हमने लिखा था। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर होनी शुरू हो जाएगी। ये एक चीज़ है। तो जितने भी नए लोग जुड़े हैं या जितने भी पुराने लोग हैं, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो ये रही आपके सामने हमारी आज की पहली स्लाइड। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। जब हम व्यापार की बात करते हैं, या जब हम ये देखते हैं कि हमें अपनी जीवनचर्या के लिए या हमें अपनी डेली लाइफ को सरवाइव करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मनी की ज़रूरत होती है। और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस मनी को, इस पैसे को कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते ही हैं, है ना। तो उन सभी एक्टिविटीज़ को बिजनेस का नाम दिया जाता है। अब ह्यूमन, ऐसा नहीं है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो सभी के सभी बिजनेस से रिलेटेड ही हैं। 2 तरह की बेसिकली हम एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तो जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती हैं, एक जो
नॉन प्रॉफिट मोटिव से की जाती हैं, जिसको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मानिए, जैसे मैं अभी कोई सर्विस दे रहा हूँ आपको, तो ये जो सर्विस है इसके बदले आप मुझे कुछ पे कर रहे हो? नहीं कर रहे। ये क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक कहलाएगी। वहीं पर अगर मैं इस ही क्लास का आपसे चार्ज लेने लगूँ तो मैं तो प्रॉफिट गेन करूँगा, तो वो क्या बन जाएगी? इकोनॉमिक। इसका मतलब ये है कि एक ही एक्टिविटी किसी एक परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक हो सकती है। इसका एक और उदाहरण समझते हैं। आपके फादर डॉक्टर है या आपकी मदर शेफ है, दोनों में से कोई भी उदाहरण ले लीजिए, और आपको फीवर हो गया या आप घर में किसी को भी फीवर या कुछ भी हो गया, आपके फादर ने एनालाइज किया, चेक किया और जो मेडिसिन है वो दे दी, व्यक्ति ठीक हो गया। क्या आपके फादर उस सर्विस के लिए आपसे कुछ चार्ज करेंगे कि बेटा मैंने तुम्हारा इलाज किया, मेरी फीस दो? नहीं। लेकिन यही काम वो हॉस्पिटल में जब करते हैं तो वो तो फीस चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो खुद के लिए कोई काम कर रहे हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं तो वो क्या है? इकोनॉमिक है। क्लियर हो गया? अगर मदर शेफ़ हैं तो वो होटल में जब खाना बनाती है तो उसके लिए चार्ज करती हैं, लेकिन जब आपके लिए खाना बनाते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं करती। तो जहाँ पर हमारा माइंड किसी भी एक्टिविटी को करने के बाद या करने से पहले ये सोचता है कि मुझे यहाँ से फ़ायदा होगा, वो इकोनॉमिक होती हैं। और जहाँ से उसको लगता है कि नहीं भाई, ये हमें समाज के लिए, रिलीजन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए हमें ये काम करने चाहिए, तो वो नॉन इकोनॉमिक कहलाती हैं। जैसे आपकी कोई बुक्स हैं, ठीक है, या आपके पास नॉलेज है, तो आपने क्या किया, आसपास के बच्चे देखे, उनको नॉलेज की ज़रूरत थी, उनको स्टडी की ज़रूरत थी, तो आपने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और बिना किसी चार्ज के। ये क्या है? ये सोशल सर्विस है ना। आप क्या कर रहे हैं? आप जब रास्ते पे जा रहे हैं आप बिल्कुल कूड़ा नहीं कर रहे हैं, है ना, या आप जितने भी जो सड़कें हैं, मतलब ग्रीन इंडिया को लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये देश के प्रति आपकी सेवा है। क्या? देश के, देखिए, केवल बॉर्डर पर जाकर के ही तैनात होना है तो वो केवल देश सेवा वो भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ना एक उसी तरीके से हम लोग अब जैसे हम लोग आर्मी में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देश के प्रति अपनी सेवाएं दे सकते हैं। देश को स्वच्छ रख करके, देश में हर वर्ग का सम्मान करके, हर व्यक्ति को बराबर का मान करके, तो बहुत सारे जो है जगह हो सकती है जहाँ पर हम अपना सहयोग दे सकते हैं, वो भी नॉन इकोनॉमिक कहलाएंगे। तीसरा पेरेंटल होता है ना, ये भी हमारी नॉन इकोनॉमिक कहलाती हैं। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस में मैं आपको 2-3 चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना इसको। एक तो रेगुलर होता है, दूसरा यहाँ पर परचेज और सेल होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, प्रोडक्शन होता है किसके मोटिव से? प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। जैसे अगर आप व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, ट्रेड करोगे, प्रॉफिट कमाओगे। प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, है ना, प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी के अंडर काम करते हो, जब आप क्या करते हो, किसी के अंडर काम करते हो, तो आपको उसके बदले सैलरी मिलती है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाँ। तो ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक में सामाजिक हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, या पेरेंटल हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं नेचर की। नेचर कह लो, करेक्टरिस्टिक्स कह लो, या फीचर्स कह लो, यानी व्यवसाय की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता तो यही है, क्या, कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें म्यूचुअल बेनिफिट देखा जाता है। जहाँ भी बेनिफिट की बात आएगी वहाँ पर क्या होगा, आपका इकोनॉमिक बन जाएगा, पैसा। ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो। क्या करते हो? आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो या उसको खरीदते हो। माने या तो आप किसी चीज़ को बनाओगे तब उसको बेचोगे, या किसी भी चीज़ को खरीद करके
उसको बेचोगे माल के रूप में। जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कोई भी चीज़, ब्रेड है, तो या तो आप बनाओगे या उसको किसी से खरीद करके बेचोगे, है ना। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज होता है। क्या होता है यहाँ पर? एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। किन चीज़ों के बीच में? गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होगा मनी के साथ। उदाहरण के तौर पर आप मेरे पास आए कि सर कोचिंग्स चाहिए, मैंने कहा ठीक है, इतने का कोर्स है, मान के चलिए 999 का कोर्स है, ठीक है। तो मैंने आपको कोर्स दिया, आपने मेरे को पेमेंट दिया, है ना। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सचेंज हो गया कि भाई मैं सर्विस जनरेट कर रहा हूँ, उसके बदले आप उनको क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, और उन कंज्यूम करने के बदले क्या दे रहे हो? आप मेरे को पेमेंट कर रहे हो। क्लियर हो गई ये वाली बात? एक होता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आ गई, ठीक है। प्रोडक्शन फिर एक्सचेंज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ। ए और बी, ये दो क्या हैं? ये दोनों मित्र हैं। कौन है? ये दोनों मित्र हैं। अब क्योंकि ये दोनों मित्र हैं, तो मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ज़मीन खरीदी 5 लाख रुपए की। कितने की खरीदी? 5 लाख रुपए की। 10 साल बाद इस ज़मीन की कीमत हो गई 15 लाख रुपए। क्या कितने की हो गई? 15 लाख। और इन्होंने इसे बेच दिया 15 लाख पे। कितने का फ़ायदा हुआ? सर 10 लाख। दोनों ने 5-5 लाख रुपए बांट लिया आपस में, फ़ायदा हो गया 5-5 लाख का। तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? क्या ये व्यापार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहा। हाँ, अगर ये इस ही काम को रेगुलर बेसिस पर करते तो वो क्या कहलाता? बिजनेस कहलाता, रियल एस्टेट बिजनेस जिसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया ये वाली बात? तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। इसके बाद क्या है हमारा? प्रॉफिट अर्निंग। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। देखिए, व्यापार में जब तक आप लाभ नहीं कमाते आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैंने आप एक जो है कैफ़े खोल के बैठे, और इस कैफ़े में आप 3 आइटम बेच रहे हो। कॉफ़ी, कहाँ गया भाई, रुक जा, कॉफ़ी और टी, एक तो ये आइटम हो गया, एक मोमोस हो गए, ठीक है ना, और एक क्या ले लो भाई, समोसा ले लेता है, समोसा ले लो। ये 3 आइटम आप बेच रहे हो, और आपको काम करते करते 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, और 3 महीने हो गए। आपका प्रॉफिट हुआ 0। क्या हुआ? 0। तो क्या आप इस बिजनेस को करोगे? आपका जब सवाल होगा, आपका उत्तर होगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर देखिए, अगर यहाँ पे परिस्थिति बदल दी जाए, पहले महीने आपने कमाया 1000, दूसरे महीने आपने कमाया 1500, तीसरे महीने आपने कमाया 3000, तो अब आपको लगने लगा कि यार चौथा महीना भी करके देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट आपके प्रॉफिट के इक्वल हो गई, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। अब जब नो प्रॉफिट और नो लॉस हो गया, तो अब आपको लगने लगा कि भाई अब लेवल पर आ गया, इसका मतलब अगर मैं 5वें महीने में काम करूं तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। ऐसा जैसे आप सपोज करो, एक रेहड़ी वाले होते हैं ना, रेहड़ी वाले सुना होगा आपने, वेंडर्स जिनको बोलते हैं, रोड साइड वेंडर्स जो होते हैं, रोड साइड वेंडर्स। अभी इधर ना जो अपना वेस्ट यूपी है, पश्चिमी यूपी जो है इधर की, दिल्ली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ की तरफ, यहाँ पर बिन मौसम बरसात हो रही है आज की डेट में। कभी भी बारिश हो जाती है, तो माने सुबह तक और दिन तक बहुत कड़ाके की धूप है, और शाम तक होते होते मौसम ऐसा हो जाएगा भयंकर बारिश। तो अब एक रेहड़ी वाला है, जैसे मान के चलो कोई मोमोज वाला ही मान लो, चलो मोमोज वाला या बर्गर वाला या गोलगप्पे वाला, पानीपुरी होता है ना, पानीपुरी, हाँ पानीपुरी वाला। अब इन्होंने क्या किया, भाई मौसम सुबह सुबह साफ था,
बात समझ रहे हो? मौसम सुबह सुबह साफ था, दिन में बढ़िया धूप निकल रही थी। अब जैसे ही वो ठेला लेकर के बाहर निकले, भयंकर बारिश। तो अब उस दिन तो उनका माल बेकार हो गया। तो उस दिन क्या होगा? क्या उन्हें फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मानने ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है या आपने जो पैसा लगाया, जो आपने माल तैयार किया है, जो आपके पास रखा हुआ है, वो आप उसको आज बेच ही दोगे या उससे आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। जिस भी बिजनेस में अगर आपका रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, केवल और केवल क्या है कि भाई मेरे को क्या होगा, केवल और केवल फ़ायदा ही होगा, तो आप उसे भी बिजनेस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बिजनेस में ऐसा हो ही नहीं सकता जब आपको नुकसान ना हो। सबको नुकसान होता है, कभी ना कभी उन्हें नुकसान झेलना पड़ता ही पड़ता है। तो ये कुछ नेचर्स हैं। 3 चीज़ें होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को कहते हैं व्यवसाय, प्रोफेशन को कहते हैं पेशा, एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं रोजगार। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, ये मैं हूं, मेरा एक कैफ़े है, ठीक है? तो जिसका कैफ़े है वो तो हो गया बिजनेसमैन। इस कैफ़े में एक कुक है जो क्या बनाता है? डिलीशियस खाना बनाता है, खाना बनाने के लिए। ये कौन हो गया? प्रोफेशन, ठीक है? और इसमें एक स्वीपर्स हैं, माने लेबर क्लास है, वो क्या हो गई? एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज इसके बारे में, बिजनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है? नहीं भी है तो भी आपका बिजनेस चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत एजुकेशन नहीं ले रखी, लेकिन वो अच्छे बिजनेसमैन के रूप में जाने गए हैं, अभी भी हैं, ठीक? ज़्यादातर बिजनेसमैन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है? एक दूसरी चीज़, बिजनेस के मैं कुछ फीचर्स ऐसे ही बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट करते हो, पहली। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर या तो आप किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करोगे या उनको रीसेल करोगे। रीसेल माने कि आपने कहीं से खरीदा और उसको एज इट इज़ बेच दिया। जैसे आपने किसान से गेहूँ खरीदा और आपने मार्केट में उस गेहूँ को बेच दिया, ये एक चीज़ है। ये क्या कहलाता है? ये बिजनेस कहलाता है। प्रोफेशन के लिए हमेशा एक स्पेसिफाइड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको LLB करना पड़े। जैसे टीचर ही मान लो ना, हम लोग टीचर बन रहे हैं, तो टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? B.Ed विद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिक्वायर्ड है ना? तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है। क्या इनके बिना प्रोफेशन में आ सकते हो? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना भाई। जैसे सपोज करो आपको PRT में जाना है, तो क्या आप बिना CTET या UP या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आप अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आपको TGT में जाना है, तो क्या बिना B.Ed के आप अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। मास्टर में जाना है, बिना मास्टर के आप अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो प्रोफेशन में जाने के लिए आपको एक स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें रिटर्न में फ़ीस मिलती है, जैसे ट्यूशन फ़ीस। जैसे आप मेरे को फ़ीस दोगे, मैं आपको ट्यूशन दूंगा, तो आप मेरे को फ़ीस ही तो दोगे। आप डॉक्टर को क्या बोलते हो? हाँ भाई डॉक्टर साहब, आपका कितना फ़ायदा हुआ बताओ, मैं आपको उतना फ़ायदा दे दूँ, तो थोड़ी होता है। या बताओ आपको कितनी सैलरी लेनी है, आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस कितनी हो गई, वकील साहब आपकी फ़ीस कितनी हो गई, कितना दे दूँ बताइए, है ना? ये नहीं कहना है कितना दे दूँ, वरना वो बहुत कुछ मांग लेंगे। इतना भी मांग सकते हैं कि आप पे ना दिया जाए। आपकी फ़ीस कितनी हो गई? प्रोफेशन में फ़ीस होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहता है, अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। वो बेसिक चीज़ों से भी अपना काम शुरू कर सकता है। ये एक चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं, यहाँ पर हमें जो है पर्टिकुलरली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए होती है, कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे एक अकाउंटेंट है,
तो अकाउंटेंट को बेसिक जानकारी होनी चाहिए अकाउंट से रिलेटेड, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैसे बिल्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे उनको फीड करना है, कैसे जर्नल प्रिपेयर करना है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज अगर उसके पास होगी तो वो कर जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, बेसिक नॉलेज होगी, काम हो जाएगा उसका। उसके लिए बहुत हाई फाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्किल्स होनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ऐसा मेरा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी कोई भी स्पेसिफिक स्किल है तो वो एम्प्लॉयमेंट के रूप में बतौर बहुत अच्छा काम कर जाएगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के यहाँ अंडर काम करते हो तो वहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आपको उल्टा वहाँ से पैसा मिलता है। और जो वहाँ से पैसा आपको मिलता है वो आपको सैलरी और वेजेस के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? सैलरी और वेजेस के रूप में। तो ये 3 डिफ्रेंसिएशन थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इसके बाद आता है 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है सोशल और एक होता है पर्सनल। चलिए मैं पर्सनल भी लिख देता हूँ, हालांकि आवश्यकता है। चलिए ठीक है, पर्सनल। इकोनॉमिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहा गया, जैसे प्रॉफिट अर्न करना, सरवाइव करना। भाई मार्केट में कंपटीशन भरे मार्केट में हम टिक जाए वही काफ़ी है। इनोवेशन, जब तक आप कुछ नया यूनिक डिफरेंट नहीं लेकर के आओगे तब तक आपका बिजनेस एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितनी भी हमारी रिसोर्सेज जैसे मैन, मटेरियल, मनी, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, वेस्टेज नहीं करना, कॉस्ट को कम से कम ऑक्कर करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। सोशल, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आज की डेट में देखो कि जितने भी बिजनेस हैं दे सर्व एज अ क्वालिटी, है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स को आप इस तरह से समझिए कि मार्केट के अंदर आपके जो गुड्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो आपका कस्टमर है, जो आपका बायर है, जो आपका यूज़र है, या जिसको हम स्टेक होल्डर भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जो आपका स्टेक होल्डर है उसके जो इंटरेस्ट हैं वो वायलेट हो, उसके इंटरेस्ट बने रहे तभी वो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा, और जब वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा तभी वो आपके साथ जुड़ा भी रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन करना है। मतलब जब आपकी जो फर्म है जब वो ग्रो करेगी, जब वो आगे बढ़ेगी, जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो आएगा वो इसमें आ जाएगा। कम्युनिटी सर्विस, जैसे स्कूल्स हो गया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, चैरिटेबल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, राइट, और हॉस्पिटलिटी हो गया, राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें कहलाती हैं ये सारी की सारी कम्युनिटी सर्विस कहलाती हैं। पर्सनल में क्या हो गया? पीयर रिकॉग्निशन हो गया, रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय, करियर ग्रोथ हो गया। भाई एम्प्लॉय के करियर हो गया, और सैलरी हो गया, और ट्रेनिंग्स हो गई, और प्रमोशन हो गया, राइट। और क्या कह सकते हैं? वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया, है ना, और है ना। ये तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर है ना। तो ये सब क्या होता है? हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है, क्लियर है, ठीक। एक्चुअली राइटिंग ना थोड़ी सी बस ऐसे ही है, इसलिए ये सब ऐसे पीपीटी पे आ जाते हैं सारी चीज़ें, है ना। चलो कोई बात नहीं, सही है, समझ में आना चाहिए ना भाई। एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। बस ये है कि एक बार आपने सब पढ़ा हुआ है, बस एक बार पॉलिश हो जाएगा,
है ना, समझ आ गया ना। ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसके बाद आता है प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में। भाई हम प्रॉफिट क्यों कमाते हैं, ये हमने पढ़ा था, कहाँ गया भाई, आ जाए इधर। ये हमने पढ़ा था प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। ये क्यों कमाते हैं हम लाभ, क्या ज़रूरत है लाभ कमाने की। देखिए प्रॉफिट जब होगा, प्रॉफिट के बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो देखो, एक तो मोटिवेशन। जब आपका बिजनेस फ़ायदा देने लग जाता है तो आपको बिजनेस करने में मज़ा आने लगता है, पहली चीज़। दूसरा, आप मार्केट में सरवाइव कर पाते हो। तीसरा, जब आप मार्केट में सरवाइव करते हो तो आप फिर इनोवेट करने लग जाते हो। क्या करने लग जाते हो, इनोवेट करने लग जाते हो। जब आप इनोवेट करते हो तो आपकी जो फर्म है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है। और जब आपकी फर्म ग्रो करती है तो आप क्या करते हो, आप लोगों की लाइफ को आसान बना देते हो, ईजियर लाइफ। आप लोगों की लाइफ को क्या बना देते हो, और भी ज़्यादा आसान कर देते हो। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये केवल और केवल एक ही चीज़ के थ्रू हो सकती है, किसके थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू। अब आ जाओ जो मैंने लिख रखा है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। भाई आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, इनोवेशन होगा तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, समझ में आ गया। कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, उसके लिए भी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉफिट होता है तो फिर सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत आ गई तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे आज, है ना, रिस्क वाला। रिस्क करेंगे। रिस्क जो होता है यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था, एक बार दिखाता हूँ तुम्हें। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये पढ़ा है ना आपने, एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये जो आपने पढ़ा था, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिना रिस्क के व्यापार संभव नहीं है। अब बिना रिस्क के व्यापार संभव नहीं है, इसका क्या मतलब है कि रिस्क के बिना व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार में रिस्क होना ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सर, हम तो नहीं मान रहे। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप व्यापार धंधे में पैसा लगाओगे। मैंने आपने ये एक कैफ़े खोला, क्या खोला आपने, एक कैफ़े खोला। जब आपने एक कैफ़े खोला तो सबसे पहले आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करा। क्या करा आपने, इन्वेस्टमेंट करा। भाई आपने दुकान ली, दुकान को फर्निश करा, एसी वेसी लगाया, फर्नीचर वगैरह लगाया, टूल्स लिए, इक्विपमेंट लिए, मशीनरी ली, बहुत सारे काम करे, लेबर हायर करी इतनी महंगी। उसके बाद तब जाकर के आप व्यापार शुरू करोगे। चल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं चला तो फिर तो रिस्क है ना भाई। 100% आप ये श्योरिटी, आपने कितनी भी प्लानिंग की है बट आप 100% ये श्योर नहीं कह सकते ना कि भाई प्रॉफिट ही होगा। नहीं चला किसी भी कारण से, रीज़न तो कोई भी हो सकते हैं ना, रीजंस भी पढ़ेंगे हम कि क्या रीजंस हो सकते हैं, और रिस्क से कैसे, रिस्क को कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो भी पढ़ेंगे। देखो पढ़ना है। देखिए बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है। देखिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सभी लोग, हम जो लोग हैं टीचिंग करते हैं, ड्रीम होता है हम लोगों का गवर्नमेंट जॉब में जाना, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सबको तो नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग हमें करना होगा। मिल जाए बहुत, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, प्रयास मत करो, बिल्कुल प्रयास करो। जब तक हो सकता है अपना उससे ज़्यादा प्रयास करो, लगा दो, दिन रात एक कर दो। पर क्या सभी को कि गवर्नमेंट लग जाएगी ये संभव है क्या, नहीं है भाई। आप पूरा भारत देखिए, पूरे भारत में अगर ये मान करके चलिए कि 5 लाख टीचर भी अगर गवर्नमेंट होना चाहते हैं तो क्या 5 लाख वैकेंसीज खाली हैं। अभी KVS का हुआ था तो कितनी ही सीटें निकली थी कॉमर्स की, बताइए 66 सीटें सारी निकली थी। फार्म कितनों ने भरा होगा, आप विचार करके देख लीजिए। 100 गुना ने भी भरा हुआ तो मतलब, हालांकि 100 गुना कम ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं भरा होगा, है ना। तो ये एक विषय है। तो लेकिन अगर हम कोई दूसरा चीज़ ढूंढ रहे हैं और वहाँ से अगर हमें आइडिया आ जाए कि ये भी तो किया जा सकता है। देखिए इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना सही तरीके से। अगर सही तरीके से पैसा कमा लिया और कमाना आ गया तो फिर तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सब काम में कोई ये नहीं देखते कि ये काम छोटा है ये काम बड़ा है, सब ये देखते हैं कि महीने का कितना कमाते हो। और जब आप कहते हो ना कि भाई काम तो ये है, तो वे अच्छा कितना कमा लेते हो, ठीक है इतना रुपया कमाता हूँ, अच्छा, तो वो वाली एक अलग विषय हो जाता है ना। तो रिस्क वाली बात है। तो
हो सकता है कि अपना जैसे किसी ने कोचिंग स्टार्ट कर लिया, किसी ने अपना कोई बिजनेस शुरू कर लिया छोटा मोटा, है ना, ऐसे है। कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्योर, एक होता है स्पेक्युलेटिव। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक स्पेक्युलेशन का मतलब होता है, स्पेक्युलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेक्युलेशन का मतलब होता है गैम्बलिंग, जुआ, गैम्बलिंग। स्पेक्युलेशन का मतलब क्या होता है? गैम्बलिंग। क्या होता है बेटे? गैम्बलिंग। इस जैसे आप, जैसे अभी क्या चल रहा है? अभी आईपीएल चल रहा है ना? अभी क्या चल रहा है? अभी आईपीएल चल रहा है। तो जैसे ही आईपीएल चलता है या मैच वगैरह चलता है तो जो सटोरी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब वहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, बैटिंग की जाती है, या हॉर्स राइडिंग होती है तो वहाँ पे बैटिंग की जाती है ना। और भी बहुत सारे हैं, जुआ जिसको हम कहते हैं यार सीधी सीधी भाषा में। तो क्या वहाँ पर आपको 100% श्योरिटी होती है कि भाई मेरे को नुकसान होगा ही होगा? अगर आपको ये श्योरिटी है कि मेरे को 100% नुकसान होगा ही होगा, तो आप पैसा क्यों लगाओगे? आपको केवल अनुमान होता है कि भाई मेरे को नुकसान हो सकता है। स्पेक्युलेशन का मतलब होता है अनुमान, अनुमान। प्योर का मतलब है आप 100% श्योर हो नुकसान होगा ही होगा। फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान कंफर्म। समझ आ गया? अब आप ये नहीं कह सकते फैक्ट्री में ओके हो भी सकता है ना माल जले, मतलब क्या, कुछ भी, है ना। प्योर जहां पर आप 100% श्योर हो कि ये होगा। स्पेक्युलेशन जहां पर आप श्योर नहीं हो। तो प्योर रिस्क में क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या तो लॉस होगा या नहीं होगा, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। ऐसा कोई चांस नहीं है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं, या तो नुकसान होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ह्यूमन कंट्रोल से अलग है। आग लगनी है, लग के रहेगी, रोक नहीं सकते, कम कर सकते हो, रोक नहीं सकते, है ना। बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, चाह खड़े हो जाना चट्टान की तरह, मजा ले तुम रोक दो बाढ़ का पानी, रोक ही नहीं सकते। थंडर मैंने जो तेज तूफान आते हैं, खड़े हो जाना, मजा ले तुमसे तूफान रुक जाए। तो ह्यूमन कंट्रोल से बिल्कुल अलग है। 100% नुकसान देते हैं, करते ही करते हैं। जैसे बारिश हो रही है, किसान का गेहूं इस वक्त जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी सारा, लगभग शायद इंस्टाग्राम पे देख रहा था, 80% जो अनाज है वो लगभग बेकार होने की कगार पे है। अगर एक दो बारिश होगी तो वो हो जाएगा 80%, काला पड़ जाता है बारिश में क्योंकि कटा हुआ रखा हुआ है। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि भीग गया तो काला पड़ भी सकता है बेकार। भाई भीग गया है, 100% नुकसान हो गया है, आप रोक नहीं सकते। आप लेट जाओ बारिश जमीन पर, रोक तो उतना हिस्सा भी जो है वो कवर नहीं होगा। मतलब एग्जांपल भी आप समझ रहे हो। स्पेक्युलेटिव में क्या होगा? ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। जैसे सपोज करो टाटा है, मैंने टाटा की इक्विटी में एक शेयर खरीदा, और शेयर खरीदा मैंने 100 रुपए का ही मान लो। अब यहां पर क्या है, मैंने 100 रुपए का एक शेयर ले तो लिया। अब ये पॉसिबिलिटी मार्केट के ऊपर है। अगर मार्केट ग्रो करा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट डिक्लाइन कर गया, ये भी संभावना है। तो ये मार्केट कंडीशन के ऊपर, कंट्रोल में ये भी आपके नहीं है। गैम्बलिंग, इन्वेस्टिंग है, स्टॉक, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। नेचर क्या है जी इसका? नेचर समझो। एक तो बिजनेस रिस्क क्यों होता है? क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी माने आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भविष्य में यही होगा, नहीं। अगर आप प्रेडिक्ट कर पाते तो बात ही अलग होती। आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्लियर है? तो इसलिए रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो बिजनेस, देयर इज नो प्रॉफिट। सीधी सीधी सी बात है। डिग्री इज डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा जो है आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतना बड़ा रिस्क होगा। जैसे 100 रुपये लगाए,
100 रुपये डूबने के चांसेस है, 1000 रुपये लगाए 1000 रुपये डूबने के चांसेस है, 10,000 लगाए 10,000 डूबने के चांस है, 1 लाख लगाए 1 लाख डूबने के चांस है, 10 लाख लगाए 10 लाख, 1 करोड़ तो 1 करोड़ डूबने के चांस है। समझ में आ गया? तो जितना छोटा अमाउंट उतना छोटा रिस्क, और जितना बड़ा अमाउंट उतना बड़ा रिस्क। बात समझ आ रही है? प्रॉफिट जो है वो रिस्क का रिवार्ड है। जो व्यक्ति रिस्क लेगा वो प्रॉफिट कमाएगा, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा वो प्रॉफिट भी नहीं कमाएगा। मैंने क्या कहा? देयर इज नो रिस्क देयर इज नो बिजनेस देयर इज नो प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है? बिना रिस्क के आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, सोचना भी मत। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? नेचुरल हो सकता है, ये मैंने भी डिस्कस कर ही लिया था हम लोगों ने। ह्यूमन रिस्क हो सकते हैं, जैसे चोरी कर लेना, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना, गबन कर लेना, ये ह्यूमन रिस्क होते हैं। विश्वास, समझ में आ गया? ट्रस्ट खत्म। इकोनॉमिक क्या होता है? आपका स्टॉक मार्केट गिर गया, ये इकोनॉमिक रिस्क है ना? जैसे किसी व्यक्ति ने अडानी की संपत्ति में लगाया हुआ था, अडानी के शेयर्स में, तो अडानी के शेयर्स गिरने शुरू हो गए, इकोनॉमिक रिस्क है ना? एक्सचेंज रेट कम हो गया, अदर रिस्क में आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से अडानी के शेयर गिर गए, हिंडरबर्ग की रिपोर्ट से उनके शेयर गिर गए। एक बार मैगी के साथ भी, नेस्ले के साथ भी ऐसा हुआ था। ये एक चीज़ है, तो ये अदर रिस्क में जाता है ना? कैसे इनके साथ डील किया जा सकता है? बहुत आसान भाषा में इसको समझ लो। अवॉइडेंस, त्याग कर दो। जब आपको पता है कि इस चीज़ में मेरे को इस चीज़ में मेरे को नुकसान कन्फर्म है, बिल्कुल मत करो। जैसे तंबाकू पर लिखा हुआ है इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी ले रहे हो, इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान और कौन होगा? पर्सनली मत लेना, बट बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से समझो। मुझे पता है जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर नुकसान है, क्यों जाना उस रास्ते पे? रिस्क लो, लेकिन वहाँ पर पॉसिबिलिटी भी तो हो प्रॉफिट की। रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब क्या होता है? जो भी आप क्या कर रहे हो कि कोई भी ऐसी चीज़ है ना, रिटेंशन का मतलब क्या है कि जो भी एक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मान लो भाई, इसको समझो। रिटेंशन एक्नॉलेज द इनविशिएबिलिटी ऑफ सर्टेन रिस्क एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर इट कुड मीन पिकिंग अ लेस एक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दैट हैज अ हायर डिडक्टेबल रेट, ठीक है? रिटेंशन समझ गए? रिटेंशन का मतलब क्या होता है? अवधारणा। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? अवधारणा, ठीक है? अवधारणा का मतलब क्या होता है? कोई भी अजम्पशन कि जैसे हेल्थ है, तो अगर मैं अपना इंश्योरेंस करा लूं तो मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ये एक चीज़ है। आप इससे क्या भाई, आप अपनी गुड्स का, अपनी फैक्ट्री का, अपने माल का इंश्योरेंस क्यों कराते हो? इसी वजह से तो कराते हो। तीसरा, शेयरिंग रिस्क, रिस्क को बांट लो। आप एक व्यक्ति बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, 2 व्यक्ति कर लो, उससे क्या होगा? आपको जो नुकसान हो रहा होगा वो अकेले पर नहीं पड़ेगा, वो 2 लोगों में बढ़ जाएगा। 3 लोग आ सकते हैं तो 3 लोग ले लो, 4 आ सकते हो तो 4 ले लो। जितने लोग होंगे आपका रिस्क उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? बट जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रांसफरिंग रिस्क रिलेट्स टू हेल्थ केयर इन दैट कॉस्ट ऑफ केयर इज ट्रांसफर टू इंश्योरर फ्रॉम द इंडिविजुअल बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम्स एंड अ डिडक्टेबल। जोखिम को हस्तांतर, जैसे भाई ऊपर हमने रिटेंशन इंश्योरेंस कराया कि भाई आपको नुकसान हुआ, उस नुकसान को ट्रांसफर कर दो ऐसे व्यक्ति को जो बीमा कर सके, है ना? लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन आर यूज्ड टू मैक्सिमाइज रिस्क नॉट एलिमिनेटेड। आप क्या कर सकते हो? आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। आप उसको क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। अगर मैं कह लूँ कि मुझे बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, आप अपने नुकसान को कम ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक चीज़ है।
तो यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, और इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन भी समझा था, और एक हमने रिस्क के बारे में पढ़ा था। रिस्क से रिलेटेड जो है आपसे कई बार क्वेश्चन वो पूछ लेगा। तो आप एक बार, एक तो मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखिए यहाँ पर मेरा ये जो मोटिव है ये किया है कि एक तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाए, दूसरा जो आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा हुआ है केवल एक पॉलिश की ज़रूरत है तो वो पॉलिश हो जाए, ताकि वो चीज़ें सारी की सारी क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए और आपको समझने में आसानी हो जाए। तीसरा जो इनका मेन पर्पज़ है वो ये है कि जिन लोगों का एक काफ़ी समय से गैप हो गया है तो उन लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर के एक रिवीजन पर्पज़ से ये सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी कहीं भी आपको कोई भी इशू, प्रॉब्लम, दिक्कत लगती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोल गया, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ जिनसे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो सीधा आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सकें, कनेक्ट हो सकें। क्लियर है? मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ जहाँ हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के कुछ और नए टॉपिक्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।